मैं आपका दोस्त डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज की छोटी सी पहल कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आज का जो टॉपिक जो है, जिसको बोर्ड पर लिखा गया है कि भारत देश पर आधारित प्रश्न। भारत देश पर आधारित प्रश्न हमने कल इस पर चर्चा किया था और आज भी मैं इसके दूसरे पार्ट पर मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एक कविता है जिसमें लिखा गया है कि तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है, तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। हमारे इस वीडियो को देखने वाले जो भी बंधु हैं ये जान लें कि इस कविता का मतलब क्या है। तू खुद की खोज में निकल, मतलब तू अपनी खोज में, तू क्या है, क्या बनना चाहता है, आगे तू क्या करना चाहता है, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, इस खोज के लिए तू निकल। और इस खोज में तू कहाँ तक पहुँचेगा, तुम इसके लिए हताश है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है, तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है। जैसे जैसे तुम अपनी खोज में जब निकलेगा, वो खोज क्या है, तुम अपनी मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पद की खोज में अगर निकल रहा है तो तुम्हारी एक धीरे धीरे समय के अनुसार तुम्हारी एक पहचान बनेगी। अगर तुम किसी परीक्षा को देते हो तो तुम्हारी यह पहचान बनेगी कि तुम उस परीक्षा को जब फेस कर जाते हो तो एक पदाधिकारी का तुमको पद मिलता है। तो वहीं लिखा गया है तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है, तू चल तेरी वजूद की, तुम्हारी जो असली रूप है। असली रूप क्या है, जब तुम पढ़ लिख लेगा तो क्या होगा, तुम उस पद के लिए जब तुम चयनित हो जाओगे तो उस पद के लिए वह समय जो है तुम्हारी तलाश कर रहा है और हमेशा वो तलाश कर रहा है। तो इसलिए यह हमारी सोच है कि तू अपनी खोज के लिए तू अभी से निकल। तुमको क्या करना है, जो भी तुमको करना है तू अभी से कर। अगर तुम अभी से करेगा तो क्या होगा, तुम्हारी असली चेहरा जो है वह समाज के सामने आएगी और उस चेहरे से तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारे पिता का मान सम्मान, तुम्हारी माता का मान सम्मान, तुम्हारे गांव का मान सम्मान, तुम्हारे उस पंचायत का मान सम्मान और तुम्हारे उस जिला का मान सम्मान, तुमसे वह मान सम्मान बढ़ेगा। और इस कविता का यही निष्कर्ष है कि वह तुम्हारी जो पहचान है, उस पहचान के लिए समय जो है तुम्हारी तलाश कर रहा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो जो इस टॉपिक के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया है और आज भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने भारत देश पर चर्चा की और उसमें भी मैंने 10-15 प्रश्नों को मैंने आप लोगों को बताया है। तो आज हम चलते हैं इस प्रश्न पर जिसमें लिखा गया है कि भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है। तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि उत्तर में कश्मीर है और दक्षिण में कन्याकुमारी है, जो भारत के मानचित्र के अंदर है। ऊपर जो कश्मीर, अभी आपने सुना है जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन हमारा भारत का अंग है। तो यह जो है जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक यह इसकी लंबाई है और यह लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 3214 किलोमीटर हमारी क्या है, उसकी लंबाई है। 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हम जान लेंगे, हमने कल बताया था आप लोगों को कि उत्तर में हमारे पड़ोसी जो देश जो है नेपाल है, चीन है। नेपाल है और चीन है। और हमने दक्षिण में बताया था हिंद महासागर है और श्रीलंका है। तो इसके अनुसार हमारे पड़ोसी देश भी हो गए
और हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन क्षेत्र है, तो कश्मीर है और कन्याकुमारी है। और इसकी जो लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। अगला जो है, भारत देश की चौड़ाई कितनी है पूरब से पश्चिम की ओर। तो भारत देश की जो चौड़ाई जो है, देखिए 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। और इसमें आप लोग जानेंगे कि यह जो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर यह गुजरात तक है। तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। आगे हम लोग चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है। देखिए भारत में जो भारत का जो क्षेत्र जो है, प्राकृतिक क्षेत्र जो है, इसमें पठारी है, पठारी राज्य है, मरुस्थलीय राज्य है, मैदानी राज्य है और वन प्रदेश भी हम लोग का क्षेत्र है। तो सब भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य जो है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। पठारी राज्य जो है सो मध्य प्रदेश है। उसी तरह मरुस्थलीय राज्य जो है राजस्थान, मरुस्थलीय राज्य राजस्थान। उसी तरह भारत का सबसे बड़ा मैदानी राज्य उत्तर प्रदेश, मैदानी राज्य जो है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। और छठा जो है, भारत का सबसे बड़ा वन राज्य जंगली प्रदेश जो है, जो असम है। कौन सा है, असम है। तो हमने सबसे बड़ा जो क्षेत्र जो राज्य जो है उसके बारे में बताया। सबसे बड़ा पठारी राज्य मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा मैदानी राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे बड़ा वन प्रदेश क्षेत्रीय राज्य जो है, जिसको हम लोग असम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, तो उसका नाम है राजमार्ग 44। क्या नाम है, 44 इसका नंबर है। सबका नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 8 है, 7 है। उसी तरह इसका नंबर जो है 44 है। और 44 कहाँ से कहाँ तक है, तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। श्रीनगर जो है इसका उत्तरी क्षेत्र है और कन्याकुमारी जो है उसका दक्षिणी क्षेत्र है। और दोनों के बीच इसका जो इसका एरिया जो है 3745 किलोमीटर। कितना है, 3745 किलोमीटर इसका एरिया है। कहाँ से कहाँ तक है, तो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर है। और यह कौन सा राजमार्ग है, तो 44। कौन सा है, 44। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, तो 47A है। यह जो है एर्नाकुलम से लेकर कोची बंदरगाह तक यह है। यह सबसे छोटा राजमार्ग जो है 47A एर्नाकुलम से लेकर कोची बंदरगाह तक, यह 6 किलोमीटर का यह राजमार्ग है, राष्ट्रीय उच्च पथ है। यह सबसे छोटा है और इसकी लंबाई जो है 6 किलोमीटर है। अगला जो है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश जो है अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश जो है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। और सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप। हमने कल भी इस तरह का क्वेश्चन बताया था, उसमें बताया कि आपको याद करने में यह आसानी होगी कि बड़ा यहाँ लिख दिए तो छोटा यहाँ लिख दिए। तो आप याद जब करेंगे तो बड़ा अंडमान निकोबार और छोटा हो गया लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा, ऊपर बता दिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप छोटा हो गया। उसी तरह जनसंख्या के दृष्टिकोण से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा दिल्ली हो गया और सबसे छोटा लक्षद्वीप हो गया, सबसे छोटा लक्षद्वीप हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत देश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षर लोग केरल में
रहते हैं। और सबसे कम साक्षरता जो है हमारे राज्य का है, जिस राज्य का नाम है बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। लेकिन अभी के दौर में लोग जो हैं साक्षरता को बढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। हो सकता है भविष्य में हमारे राज्य की साक्षरता बढ़ जाए। अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि हमारी साक्षरता बढ़ जाए तो आप अपने क्षेत्र में अभी से बच्चों को पढ़ाने पर आप जोर दें। अगला जो है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य जो है लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य जो है लक्षद्वीप है। और सबसे कम साक्षरता वाला दादर एवं नागर हवेली। सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य जो है दादर एवं नागर हवेली। अगला जो है, भारत का सर्वाधिक लिंगा अनुपात। सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया। लिंगा अनुपात का मतलब होता है कितने औरतों पर कितने पुरुषों की संख्या। लिंगा अनुपात कितने औरतों पर कितने पुरुषों की संख्या का हम लोग कहते हैं लिंगा अनुपात। तो सर्वाधिक लिंगा अनुपात जो है केरल में है। कहाँ का है? केरल में। और सबसे कम लिंगा अनुपात जो है हरियाणा का है। तो देखा जाए तो यहाँ का लिंगा अनुपात क्या है, 1000 पुरुषों पर 1084 जो है औरतें आती हैं। और हरियाणा में जो है 1000 पुरुषों पर 800 कुछ जो है वह औरतें आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगा अनुपात पांडिचेरी की है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगा अनुपात पांडिचेरी की है। और सबसे कम जो है दमन और दीव की है। सबसे कम जो है दमन और दीव की है। तो चलिए आज इस टॉपिक को यहीं हम विराम देंगे। और आप लोगों से यह बात हम कहेंगे कि अगर आप अभी से आप अगर तैयारी में नहीं जुट रहे हैं, मानिए आप जिस क्लास में भी हैं, अगर आप अभी से धीरे धीरे अपने ज्ञान का संचय आप नहीं करेंगे तो हो सकता है भविष्य में आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। अभी आप वर्तमान में देखेंगे कि हमारे इस गोपालगंज जिले से बीपीएससी परीक्षा में सफलता लाने वाले की संख्या करीब 18 अभ्यर्थियों ने सफलता लेकर आए हैं। और उन अभ्यर्थियों ने अपना अपना जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास से ही हम सफल हुए। तो निरंतर उन लोगों का अभ्यास क्या था, उन्होंने हमेशा पठन पाठन पर जोर दिया और उन्होंने बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। तो आप भी इस परीक्षा में जुटें। अगर आपके क्षेत्र में बीपीएससी क्वालिफाइड अगर कोई अभ्यर्थी हो तो आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं और अभी से आप तैयारी में जुट सकते हैं। तो चलिए हम इसको विराम देते हैं। और इसके साथ आप लोगों से हम यह बात रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई जरा सी भी हमसे गलती होती है तो आप हमारी गलती को हम तक अवगत कराएं। हमारे YouTube के माध्यम से हमारी गलतियों को अवगत कराएं। आप हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। आप हमें हमारी गलतियों से अवगत कराएं। अगर आप अपनी गलतियों को अवगत कराते हैं तो हो सकता है कि हम उन गलतियों को सुधारने का भविष्य में प्रयास करें। तो चलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको पढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित करें। तो आप ज्ञान को बांटने का काम करें और अपने दोस्त के भविष्य को बनाने का काम करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।